बॉलीवुड, जहां चकाचौंध के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो किसी भी मोरल कॉम्पास को हिलाकर रख देगी। तुम तो दामन झटक कर भाग गई और मैं रात भर इंतजार करता रहा कि कब सुबह हो और मैं जाकर ये क्या कर रहे हो? भाई अपना माल जांच रहा हूँ, सब ठीक ठाक तो है ना। यहाँ हीरो कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन हीरोइनों के लिए वक्त और रिश्ते दोनों अपनी परिभाषा बदल लेते हैं। जरा सोचिए उन हसीनाओं के बारे में जिन्होंने एक फिल्म में एक सुपरस्टार के साथ इश्क फरमाया, उनके साथ बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बोल्ड और विवादित सीन शूट किए और फिर उसी सुपरस्टार के सगे बेटे की बाहों में बाहें डालकर रोमांस करने को मजबूर हो गई। जाना मैंने तुझे प्यार किया, सारी दुनिया के आगे इकरार किया, तुझे देखा बस तेरा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था और ना ही ये महज एक्टिंग थी। ये बॉलीवुड का वो ओपन सीक्रेट है जिसे पीआर टीम्स प्रोफेशनलिज्म के नाम पर बड़ी खूबसूरती से ढक देती हैं। वो सुपरस्टार जिन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े ही मैन के साथ स्क्रीन शेयर की, लेकिन करियर के ढलान पर आते ही उनके बेटे की हीरोइन बनने का कड़वा घूंट भी पीना पड़ा। वो टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसने बाप के साथ रोमांस किया तो बेटे के साथ ऐसी नजदीकियां बढ़ाई कि खानदानों में दरार आ गई। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के। आज बेबाक बॉलीवुड के इस एपिसोड में हम फिल्म की किसी कहानी नहीं बल्कि उस ऑकवर्डनेस, उस मजबूरी की बात करेंगे जहां कैमरे के एक्शन और कट के बीच खून के रिश्ते भी धुंधले पड़ जाते हैं। क्या ये वाकई सिर्फ एक रोल था या भारी भरकम फीस के लिए किया गया एक ऐसा समझौता जिसने इन हसीनाओं की पूरी इमेज ही बदल कर रख दी? तैयार हो जाइए क्योंकि आज रिश्तों की ये खिचड़ी आपके होश उड़ाने वाली है। इस लिस्ट में पहला नाम उस एक्ट्रेस का आता है जिसकी मुस्कान ने पूरे हिंदुस्तान को अपना मुरीद बना लिया था। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी ग्रेस, अपनी बेदाग इमेज के लिए जानी गई। लेकिन 80 के दशक के उस दौर में चलते हैं जब माधुरी अभी इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमा रही थीं और उन्हें वो सब कुछ करना पड़ रहा था जो एक कॉमर्शियल सिनेमा की डिमांड थी। साल था 1988, फिल्म थी दयावान। विनोद खन्ना जो अपने ओशो आश्रम के लंबे वनवास के बाद बॉलीवुड में एक शानदार दूसरी पारी खेल रहे थे, वो इस फिल्म के लीड हीरो थे। विनोद खन्ना उस वक्त उम्र के ऐसे पड़ाव पर थे जहाँ उनके चेहरे पर मैच्योरिटी दिखती थी और माधुरी दीक्षित उम्र में उनसे बहुत छोटी थी। फिर भी इस फिल्म में एक गाना फिल्माया गया, आज फिर तुम पर प्यार आया है। दोस्तों ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बोल्ड, सबसे इंटेंस और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सीन्स में से एक था। उस लिप लॉक सीन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। हर मैगजीन, हर अखबार के कवर पर सिर्फ विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के सीन की ही चर्चा थी। हर चीज के साथ आप कुछ सीखते हैं और उससे भी मैं कुछ सीखी। आफ्टर दैट आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज समथिंग दैट्स नॉट टू बी डन, यू नो। और सालों बाद जब माधुरी दीक्षित एक स्थापित सुपरस्टार बन गई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से इसे कबूल भी किया कि उन्हें उस सीन को करने का जिंदगी भर अफसोस रहा। उन्होंने कहा कि वो एक न्यू कमर थी, डायरेक्टर फिरोज खान का दबाव था और उन्हें ना कहना नहीं आता था। उन्होंने ये भी कहा कि वो सीन फिल्म के कहानी के लिए बिल्कुल जरूरी भी नहीं थी। मौका मिला है हमें आज सजना, मौका मिला है हमें आज सजना। लेकिन दोस्तों तकदीर का खेल देखिए, जिस शख्स की बाहों में माधुरी ने अपने करियर का सबसे असहज पल बिताया, करीब 9 साल बाद उसी शख्स के खून यानी उसके सगे बेटे के साथ माधुरी को एक पूरी फिल्म में रोमांस करना पड़ा। साल था 1997 और फिल्म थी मोहब्बत। लीड हीरो थे विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना। जाना मैंने तुझे प्यार किया, सारी दुनिया के आगे इकरार किया, तुझे देखा बस तेरा। सोचिए उस सेट का माहौल क्या होगा जब डायरेक्टर एक्शन बोलता होगा तो माधुरी दीक्षित को अक्षय खन्ना की आंखों में वो प्यार, वो जज्बात दिखाने पड़ते होंगे। क्या उस वक्त उनके जहन के किसी कोने में वो दयावान का सीन नहीं कौनता होगा? अक्षय खन्ना जो अपने पिता की कार्बन कॉपी लगते हैं, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ विनोद खन्ना जैसा ही है। एक औरत के लिए, एक इंसान के लिए साइकोलॉजिकल तौर पर कितना अजीब होगा, लेकिन बॉलीवुड ने इसे कला का नाम दिया। माधुरी ने अपनी मुस्कान के पीछे उस अजीब सी कश्मकश को छुपा लिया और अक्षय के साथ एक शानदार परफॉर्मेंस दी। माधुरी की ये कहानी सिर्फ खन्ना परिवार तक ही सीमित नहीं रही। बॉलीवुड के सबसे बड़े घराने यानी कपूर खानदान के साथ भी माधुरी दीक्षित का यही समीकरण रहा। 90 के दशक में ऋषि कपूर रोमांस के बेताज बादशाह माने जाते थे और माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं
जवान नहीं। ए, तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परे हट, परे हट। क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? याराना, प्रेम ग्रंथ और साहिबान जैसी फिल्मों में दोनों ने जमकर रोमांस किया। मेरा पिया घर आया गाने में जहां माधुरी के ठुमके थे, वही ऋषि कपूर का वो चार्मिंग आशिक वाला अंदाज भी था। वो एक ऐसा दौर था जब हीरो की बढ़ती उम्र को उसकी स्टार पावर के पीछे आसानी से छुपा दिया जाता था। माधुरी ने ऋषि कपूर की हीरोइन बनकर उन फिल्मों को अपने कंधे पर उठाया। लड़के और लड़के कहां से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल। और फिर साल आया 2013। फिल्म थी ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को रणबीर कपूर के इंट्रोडक्शन के लिए एक धमाकेदार आइटम नंबर की जरूरत थी और उन्होंने इसके लिए चुना उस दौर की क्वीन माधुरी दीक्षित को। रणबीर कपूर जो ऋषि कपूर के सगे बेटे हैं, बचपन से ही माधुरी के बहुत बड़े फैन भी रहे हैं। रणबीर ने तो यहाँ तक कहा कि जब माधुरी की शादी हुई तो वो फूट फूट कर रोए थे। जब घाघरा गाने की शूटिंग हो रही थी तो फ्रेम में रणबीर और माधुरी एक साथ थे। रणबीर का किरदार माधुरी के साथ बुरी तरह फ्लर्ट कर रहा था, उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहा था। गौर कीजिए इस कॉन्ट्रास्ट पर, जिस ऋषि कपूर के साथ माधुरी साहिबान बनकर इलू इलू कर रही थी, अब उसी के बेटे रणबीर के सामने वो एक फैंटेसी बनकर खड़ी थी। हालांकि ये सिर्फ एक गाना था, पूरी फिल्म नहीं थी, लेकिन इस एक गाने ने बॉलीवुड के उस लूप को फिर से साबित कर दिया कि यहाँ हीरोइनें एक पूरी पीढ़ी के गुजर जाने के बाद भी उसी ग्लैमर के खांचे में फिट रहने को मजबूर है। रणबीर कपूर के लिए ये एक फैन मोमेंट था, लेकिन माधुरी के लिए ये शायद सर्वाइवल की वो जद्दोजहद जहाँ आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप आज भी बॉक्स ऑफिस पर भीड़ खींच कर ला सकते हैं। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब उस परिवार की बात करते हैं जो अपनी मर्दानगी, अपने 2.5 किलो के हाथ और अपनी रफ एंड टफ इमेज के लिए जाना जाता है। जी हाँ, देओल फैमिली। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। और इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना जुड़ी है उस शेरनी के साथ जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हम बात कर रहे हैं बेबाक, बिंदास और निडर अमृता सिंह की। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे। साल 1983 फिल्म बेताब। सनी देओल जो धर्मेंद्र के लाडले बेटे थे, उनका इस फिल्म से धमाकेदार डेब्यू हो रहा था और उनके ऑपोजिट थी अमृता सिंह। दोनों जवान थे, दोनों के खून में एक उबाल था और स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री इतनी रॉ और रियल थी कि थिएटर में बैठे लोगों को पसीने आ गए। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, इस गाने ने और इन दोनों के रोमांस ने बॉलीवुड में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। उस वक्त मीडिया में खबरें सरेआम छपती थीं कि रियल लाइफ का ये रोमांस रियल लाइफ में भी पनप रहा है। अमृता सिंह और सनी देओल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और ये बॉलीवुड का सबसे हॉट कपल माना जाने लगा। वैसे भी तुम्हें बचाना जरूरी था, इसलिए कि अभी तुमने मेरा सारा काम भी करना है। लेकिन दोस्तों, वक्त का खेल देखिए और बॉलीवुड के लेखकों की कलम की ताकत भी देखिए। महज 6 साल बाद साल 1989 में फिल्म आई सच्चाई की ताकत। इस फिल्म में लीड रोल थे ही मैन यानी धर्मेंद्र और उनकी पत्नी का रोल दिया गया उसी अमृता सिंह को, जिसने उनके बेटे सनी देओल के साथ इश्क की कस्में खा रखी थी। जब इस पे एक पत्ता रह जाएगा ना, तब पता चलेगा तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। He loves me, he loves me not. बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। जब सनी देओल इंडस्ट्री में आए थे तब धर्मेंद्र का करियर खत्म नहीं हुआ था। वो तब भी लीड रोल्स कर रहे थे और हीरोइनों के साथ रोमांस भी कर रहे थे। जिस अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ वो पैशनेट सीन्स दिए थे, जिनके अफेयर की चर्चा धर्मेंद्र के घर तक पहुंची होगी, वही अमृता अब कैमरे के सामने धर्मेंद्र की पत्नी होने का नाटक कर रही थी। क्या अमृता के पास ना कहने का ऑप्शन नहीं था? शायद था, लेकिन उस दौर में धर्मेंद्र जैसे मेगा स्टार की फिल्म को मना करना अपने करियर की कब्र खोदने के बराबर था। इसी देओल घराने के साथ एक और नाम जुड़ता है, लेकिन ये नाम इतना बड़ा था कि इसके आगे बॉलीवुड के सारे नियम छोटे पड़ जाते थे। ये थी बॉलीवुड की पहली और इकलौती फीमेल मेगा स्टार श्रीदेवी। श्रीदेवी की कहानी अमृता सिंह से थोड़ी अलग है, क्योंकि श्रीदेवी उस मुकाम पर थी जहां वो फिल्में खुद चुनती थी। श्रीदेवी ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ काम किया। सनी देओल के साथ वो निगाहें और चालबाज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आईं। ये धुन तो दिल में प्यार की आग लगा देती है और तुमसे मिलने को तड़पा देती है। उनकी और सनी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया, लेकिन उसी दौर में वो धर्मेंद्र के साथ वतन के रखवाले, नाकाबंदी, फरिश्ते और सल्तनत जैसी कई बड़ी फिल्मों में भी रोमांस कर रही थी। धर्मेंद्र और श्रीदेवी की उम्र में एक बहुत बड़ा फासला था, लेकिन पर्दे पर वो फासला कभी नहीं दिखा। हाथ जोड़कर शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मेरा जीवन मृत्यु हो जाता।
हालांकि श्रीदेवी वो एक्ट्रेस थी जो फ्रेम को डोमिनेट करती थी। उनके सामने ये फर्क नहीं पड़ता था कि हीरो बाप है या बेटा, ऑडियंस हीरो को नहीं सिर्फ श्रीदेवी को देखने जाती थी। जब वो धर्मेंद्र के साथ नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे धर्मेंद्र लकी हैं कि उन्हें श्रीदेवी के साथ काम मिला है। यहाँ ऑकवर्डनेस थी, बिल्कुल थी, लेकिन श्रीदेवी का वो जादुई ऑरा इतना मजबूत था कि उसने इस अजीबोगरीब कास्टिंग को भी अपने टैलेंट के नीचे दबा दिया। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग। अब हम अपनी इस बेबाक दास्तान के उस पन्ने को पलटेंगे जो शायद सबसे ज्यादा मसालेदार, सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा डार्क है। हम बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जिसकी खूबसूरती बॉबी से लेकर पठान तक शायद वैसी ही बरकरार है, डिंपल कपाड़िया। डिंपल की कहानी सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर्स की मजबूरी नहीं थी, ये उनके अपने दिल की कश्मकश भी थी। इन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। ये रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच खींची गई एक ऐसी धुंधली लकीर थी जिसे आज तक कोई साफ ही नहीं कर सका। यकीन नहीं आ रहा तन्ने, नहीं आ रहा। आ गया यकीन के एक और। हाँ, पहले बात करते हैं बाप यानी धर्मेंद्र की। डिंपल ने धर्मेंद्र के साथ 1991 में आई फिल्म मस्त कलंदर और दुश्मन देवता में काम किया। दुश्मन देवता की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और डिंपल के बीच एक इंटेंस किसिंग सीन भी फिल्माया गया। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ सेटल हो चुके थे, लेकिन पर्दे पर उनकी रोमियो वाली इमेज अब भी बरकरार थी। डिंपल के साथ उनका वो सीन अखबारों की हेडलाइंस बन गया, लेकिन असली कहानी तो दुश्मन देवता के सेट से बहुत दूर बेटे यानी सनी देओल के साथ रची जा रही थी। 1984 में आई थी फिल्म मंजिल मंजिल। इस फिल्म में सनी देओल और डिंपल कपाड़िया पहली बार साथ आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इन दोनों के दिलों के तार इतनी मजबूती से जुड़ गए कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें अलग ही नहीं कर सकी। तो आप क्या फरमा रही हैं? हम आपस में बातें कर रहे हैं, तू कौन, मैं खान खा? ये मेरी पत्नी है। उस वक्त सनी देओल शादीशुदा थे और डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग रह रही थी। इन दोनों का रिश्ता बॉलीवुड का वो ओपन सीक्रेट बन गया जिसके बारे में सेट के स्पॉट बॉय से लेकर टॉप के डायरेक्टर्स तक सब जानते थे, लेकिन कोई खुलकर एक शब्द भी नहीं बोलता था। अर्जुन, आग का गोला, नरसिम्हा, इन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दरअसल इनकी ऑफ स्क्रीन मोहब्बत का ही आईना थी। लेकिन दोस्तों ये चल क्या रहा था? एक तरफ डिंपल कपाड़िया सनी देओल के साथ सालों साल से गहरे अनकहे रिश्ते में थी और दूसरी तरफ उसी दौरान वो सनी के सगे पिता धर्मेंद्र के साथ दुश्मन देवता में किसिंग सीन्स भी कर रही थी। जब डिंपल धर्मेंद्र की आंखों में आंखें डालकर डायलॉग बोल रही होंगी तो क्या उन्हें एक पल के लिए भी उस इंसान की याद नहीं आई होगी जिसका हाथ वो असल जिंदगी में थाम कर चलना चाहती थी? खैर, इस बेबाक लिस्ट में अगला नाम उस खानदान का है जिसे बॉलीवुड का इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, बच्चन परिवार। और उनके साथ जिस एक्ट्रेस का नाम जुड़ता है वो भी अपने दौर की क्वीन रही हैं, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी का केस बाकी एक्ट्रेसेस से थोड़ा अलग है। इन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों के साथ अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे रो क्यों रही हो? हमने ऐसे ही कह दिया कि आगे पीछे घूमेगा। हमारे कहने का मतलब ऐसे कोई नहीं था। साल 2005 में संजय लीला भंसाली की मास्टरपीस फिल्म आई ब्लैक, और ये कोई आम रोमांटिक फिल्म नहीं थी। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच एक गुरु और शिष्या का रिश्ता था, लेकिन फिल्म के एक मोड़ पर एक ऐसा सीन आता है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। रानी का किरदार जो अपनी जिंदगी में पहली बार एक टच, एक प्यार को महसूस करना चाहता है, वो अमिताभ बच्चन के किरदार को किस करता है। इस सीन के बाद दर्शक दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ ने इसकी आलोचना की तो वही कुछ ने इसे फिल्म का एक जरूरी हिस्सा बताया। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान सिक्के का दूसरा पहलू भी लिखा जा रहा था। उसी दौरान रानी मुखर्जी अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन पर धमाल मचा रही थी। युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्में। कमियां हैं मुझ में, तो छोड़ क्यों नहीं देते? कमियां तो हम दोनों में है माया, फर्क सिर्फ इतना है कि बंटी और बबली में विम्मी और राकेश के रूप में इनकी जोड़ी ने एक ऐसा जादू किया कि पूरा हिंदुस्तान मानने लगा कि असल जिंदगी में भी ये एक दूसरे के ही होने वाले हैं। मीडिया की गॉसिप, मैगजीन से लेकर कॉफी शॉप्स तक हर जगह सिर्फ अभिषेक और रानी के अफेयर की ही चर्चा थी और इनके होने वाली शादी की तारीख की भी चर्चा हो रही थी। हालांकि जानकारों की माने तो रानी मुखर्जी के बच्चन परिवार से रिश्ता टूटने की वजह ये विवादित सीन ही रहा, क्योंकि ये ब्लैक किस जया बच्चन को बुरी तरह से चुभ चुका था। अभिषेक की जिंदगी में ऐश्वर्या राय आ गई और रानी चोपड़ा खानदान की बहू बन गई। लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में ब्लैक का ये सीन और बंटी बबली का वो रोमांस शायद हमेशा याद रखा जाएगा।
हालांकि अगर आपको लगता है कि रिश्तों की ये खिचड़ी सिर्फ मुंबई के बॉलीवुड तक ही सीमित है तो शायद आप गलत हैं। साउथ इंडियन सिनेमा, जिसे हम अक्सर ज्यादा पारंपरिक, ज्यादा संस्कारी मानते हैं, वहां भी इस ऑकवर्डनेस की कोई कमी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल ने साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके बेटे सुपरस्टार रामचरण दोनों के साथ एक ही शिद्दत से पर्दे पर रोमांस किया है। सबसे पहले बात करते हैं बेटे रामचरण की। साल 2009 फिल्म मगधीरा। एस राजामौली की इस एपिक फिल्म ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस फिल्म में रामचरण और काजल अग्रवाल ने ऐसे प्रेमियों का किरदार निभाया जिनका प्यार जन्म जन्मांतर तक चलता है। ऐसा चांस सबको नहीं मिलता। काय का चांस? अपने प्रेमी की आंखों में अपने लिए हर पल एक इंतजार, एक चाहत देखने का चांस। ये जोड़ी इतनी हिट हुई कि ऑडियंस इन्हें ड्रीम पेयर मानने लगी। इन्होंने बाद में गोविंद दुड्डू, अंधारी वडीले और नायक जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। लेकिन फिर आया साल 2017। रामचरण के पिता यानी टॉलीवुड के सबसे बड़े बॉस चिरंजीवी पूरे 10 साल बाद अपनी कमबैक फिल्म बना रहे थे, कैदी नंबर 150। इस फिल्म का बज़ पूरे भारत में था और चिरंजीवी के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर उसी काजल अग्रवाल को कास्ट किया गया जो उनके बेटे की सबसे हिट ऑन स्क्रीन महबूबा थी। साउथ की ऑडियंस जो अपने स्टार्स को भगवान मानती है, उन्होंने भी इस कास्टिंग पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने ट्रोल किया कि ये अंकल बेटी की जोड़ी लग रही है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गया और फिल्म सुपरहिट रही। हालांकि काजल ने बाद में एक इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से इस विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये 2 अलग अलग किरदार हैं। चिरंजीवी सर लेजेंड हैं और उनके साथ काम करना मेरा बचपन का सपना था। रामचरण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैमरे के सामने मैं काजल नहीं, वो किरदार होती हूँ जिसे डायरेक्टर ने लिखा है। ये बयान सुनने में बहुत सुलझा हुआ लगता है। एक एक्टर की यही परिभाषा होती है। लेकिन क्या वाकई कट और एक्शन के बीच एक एक्ट्रेस के लिए उस ऑकवर्डनेस का खेल खत्म करना इतना आसान होता है? या फिर उस फिल्म से मिलने वाला फेम और वो भारी भरकम चेक उस झिझक के ऊपर एक प्रोफेशनल पर्दा डाल देते हैं? साउथ हो या नॉर्थ, पैसे कमाने की ये मजबूरी शायद हर जगह एक जैसी ही है। दोस्तों, बॉलीवुड का वो मेकअप रूम एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां एक्टर्स अपने जज्बात, अपनी शर्म, अपनी नैतिकता और अपने खून के रिश्तों को उतार कर खूंटी पर टांग देते हैं और सिर्फ किरदार पहनकर बाहर निकलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग शायद इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, या शायद ये उस खोखली इंडस्ट्री की एक डरावनी मजबूरी है जहाँ हीरो 60 साल की उम्र में भी जवान रहता है। उसके लिए 20 साल की नई लड़कियां कास्ट की जाती हैं, लेकिन एक हीरोइन को हर 5-10 साल में अपना वजूद बचाने के लिए एक नई पीढ़ी के बाप और बेटे पर्दे पर दोनों के साथ रोमांस करना पड़ता है। ये एक्ट्रेसेस गलत नहीं है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। ये तो बस उस रुथलेस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है जहां शो मस्ट गो ऑन ही एकमात्र सच्चाई है। बाप के साथ रोमांस हो या बेटे के साथ अफेयर की खबरें, अंत में ऑडियंस को तो सिर्फ एक चीज चाहिए, मसाला और मनोरंजन। और ये हसीनाएं उस मनोरंजन की कीमत अपनी कंफर्ट, अपनी इमेज और कभी कभी अपनी आत्मा को असहज करके चुकाती हैं। दोस्तों, इन तमाम कहानियों, फिल्मों, किसिंग सीन्स और अफेयर को गहराई से देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या इंडस्ट्री में इस तरह की कास्टिंग होनी चाहिए और क्या एक्टर एक्ट्रेसेस को ऐसे रोल साइन करने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको बॉलीवुड के इस अनफिल्टर्ड एक्सरे में सच्चाई नजर आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनसुने, अनकहे और सबसे बेबाक सच को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार।